दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अब हम खंड 3 समाप्त कर चुके हैं और खंड 4 में प्रवेश कर रहे हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की अमर कहानी भाग 54 खंड 4। खंड 3 के आखिरी अध्याय में हमने जाना कि बापू को लगने लगा था कि अब उनका वकीली का व्यवसाय बम्बई में चलने लगेगा और उन्होंने रहने के लिए एक बंगला और ऑफिस भी बना लिया था, किराए पे ले लिया था। लेकिन कुछ ही समय में उन्हें दक्षिण अफ्रीका से तार आ गया, जिसमें उन्हें शीघ्र बुलाया गया था क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मिस्टर चेम्बरलेन आने वाले थे और उन्हें एक निवेदन देना था जिसकी जवाबदारी बापू की थी। अतः उन्होंने शीघ्र जाने का निश्चित किया। लेकिन उनका ऐसा अनुमान था कि 1 साल में काम हो जाएगा। अतः उन्होंने परिवार को बम्बई में ही रखना ठीक समझा और इस बार वे अपने साथ 4 युवकों को भी ले गए थे, जिनमें उनके परिवार के मगनलाल गांधी भी थे। दक्षिण अफ्रीका। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा, इसलिए उनकी आत्मकथा दक्षिण अफ्रीका के बारे में जाने बिना पूरी नहीं हो सकती। इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। अभी संक्षिप्त में इतना जान लेना काफ़ी होगा कि दक्षिण अफ्रीका काले अफ्रीकन लोगों का देश था, पर यूरोपियंस और ब्रिटिश लोगों ने वहाँ अपनी कॉलोनी बना ली थी और कब्जा कर लिया था। बाद में इन्होंने इसे एक स्वायत्त वसाहत, उसको ये कॉलोनी थी, लेकिन ये ब्रिटिश दिखावा करते थे कि ये एक ऑटोनॉमस देश है, का दर्जा दे दिया था, जिस पर गोरे लोगों का आधिपत्य था, पर अपरोक्ष रूप से ब्रिटिश ही राज करते थे। मतलब जो सम्राट होता था और रानी होती थी, उसका ही राज अपरोक्ष रूप से चलता था। इसके बारे में हम एक वीडियो अलग बनाएंगे। आज तक की मेहनत बेकार गई। मिस्टर चेम्बरलेन दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज़ों और बोअर लोगों को खुश करने के लिए और यहाँ से 3.5 करोड़ पाउंड ले जाने के लिए आए थे। इसलिए हिंदी लोगों को कुछ हासिल नहीं हुआ और जब शिष्टमंडल उनसे मिला तो वे बोले, आपको मालूम है स्वायत्त वसाहत कॉलोनी पर साम्राज्य की सत्ता नाम मात्र होती है। आपकी शिकायत योग्य है। मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, लेकिन आप लोगों ने स्थानीय गोरे लोगों को खुश रखना चाहिए। ऐसा जवाब सुनकर शिष्टमंडल के होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कि सोकर उठने के बाद एक नया दिन शुरू हुआ। अब पुनश्च हरिओम से शुरू करना पड़ेगा। और मैंने साथियों को समझाया। मिस्टर चेम्बरलेन ने गोलमोल उत्तर देने के बजाय सीधे बता दिया था कि जो मारेगा उसी की तलवार। उसकी ऐसा न्याय मीठे शब्दों में उन्होंने ऐसा न्याय मीठे शब्दों में दे दिया था, लेकिन हमारे पास ना तो तलवार थी और ना ही उसके घाव सहन करने के लिए शरीर था। मिस्टर चेम्बरलेन कुछ हफ्तों यहाँ रहने वाले थे और फिर वो ट्रांसवाल जाने वाले थे। दक्षिण अफ्रीका कोई छोटा देश नहीं था। जैसे भारत देश श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 1900 मील है, वैसे ही दक्षिण अफ्रीका डरबन से केप टाउन तक 1100 मील था। चेम्बरलेन को वायु वेग से जाना था। वे ट्रांसवाल को जाने के लिए निकले
वहाँ के हिंदी लोगों का पक्ष रखने का काम मेरा ही था। लेकिन मैं समय पर प्रिटोरिया कैसे पहुँचता, वहाँ जाने के लिए लाइसेंस लगता था, जिसे हासिल करना हिंदी लोगों के लिए अत्यंत कठिन था। बोअर युद्ध के बाद ट्रांसवाल बर्बाद हो चुका था। लोग वहाँ से घर, दुकान और व्यवसाय इत्यादि छोड़कर चले गए थे। उनको फिर से बसाना था, जिसके लिए वहाँ के प्रत्येक निवासी को पास निकालना पड़ता था। लेकिन ये पास हिंदी लोगों के लिए, इसमें लेने के लिए, इसमें हिंदी लोगों के लिए इसके लिए बहुत अड़चनें होती थी, परंतु गोरे लोगों को तत्काल मिल जाता था। युद्ध के समय अनेक सिपाही और अमलदार हिंदुस्तान और श्रीलंका से दक्षिण अफ्रीका में आए। ये अमलदार और जो सिपाही हैं, ये ब्रिटिश राज के होते थे, ब्रिटिश राज के। उनमें से जिसको वहाँ बसने की इच्छा हो, उसकी सुविधा करना ब्रिटिश अधिकारी का काम था। इसके लिए उन अमलदारों ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कहा, हबशी लोगों के लिए एक विभाग है, फिर एशिया के लिए क्यों नहीं। इसे मान्य कर लिया गया। मेरे पहुंचने से पहले इस विभाग को बनाकर फैला दिया गया था। जो लोग देश छोड़कर युद्ध के समय चले गए थे, उन सभी को ब्रिटिश अधिकारी लाइसेंस ब्रिटिश अधिकारी ने लाइसेंस दिया, तो कोई समस्या नहीं थी। पर एशिया के लोगों की जानकारी उसको कैसे होगी, इसलिए इस नए विभाग की सिफारिश से लाइसेंस दिया, तो ब्रिटिश अधिकारी का काम आसान हो जाता था और उसका काम कम होता था, ऐसा बताया गया। लेकिन अंदर की बात कुछ और ही थी। इस नए विभाग को कुछ काम चाहिए था और साथ ही साथ दाम भी। यदि कोई काम नहीं होगा तो इस विभाग की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती थी और विभाग बंद कर दिया जाता। इसलिए यह काम सरल था। हिंदी लोगों ने इस विभाग में लाइसेंस के लिए अर्जी करने पर बहुत दिन बाद जवाब आता था। इसलिए दलाल पैदा हो गए और दलाल और अमलदारों ने मिलकर गरीब हिंदी लोगों के हजारों पाउंड हजम कर लिए थे, ऐसा मुझे बताया गया। और सिफारिश के सिवा लाइसेंस नहीं मिलता था। उसके बाद भी 100 पाउंड लगते थे। फिर मेरा नंबर कैसे लगता। मेरे एक पुराने मित्र डरबन के पुलिस अधिकारी थे। मैं उनके पास गया और उनसे कहा, आप जानते हैं कि मैं ट्रांसवाल में रहा हूँ, अतः आप लाइसेंस अधिकारी को मेरी पहचान बता दें। वे शीघ्र मेरे साथ आए और मुझे लाइसेंस दिलवा दिया। गाड़ी के लिए मैंने सामान बांध कर ही रखा था। पुलिस अधिकारी का आभार माना और मैं प्रिटोरिया के लिए निकल पड़ा। रास्ते में आने वाली अड़चनों की मुझे पूरी जानकारी थी। प्रिटोरिया पहुंचते ही अर्ज लिखा। डरबन में हिंदी प्रतिनिधियों में से किसी का नाम पूछा गया हो, यह मुझे याद नहीं था, पर यहाँ पहले हिंदी प्रतिनिधि का नाम पूछा गया, क्योंकि यहाँ नया विभाग चालू किया गया था। इसका उद्देश्य मुझे ट्रांसवाल में प्रवेश न देना था। इसकी जानकारी मुझे हिंदी लोगों से मिली। इस दुखदाई परंतु मज़ेदार प्रसंग का वर्णन मैं आगे करूँगा। अब आगे का भाग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।